हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे अपने शॉक वाले वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ शॉक। एंड इन द नेक्स्ट पेज हम देखेंगे पूरा का पूरा सिम्टम ऑफ पेज, तो सिम्टम ऑफ शॉक। तो इस एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके पास पूरा का पूरा ये 2 पेज का शॉर्ट नोट बना होगा ऑफ द शॉक स्टेजेस एंड उसके सिम्टम्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हम पहला एक तो हमने क्लासीफाई किया था टाइप ऑफ द शॉक, और दूसरा हम ये जो स्टेजेस ऑफ शॉक है उसको क्लासीफाई कर रहे हैं सीवियरिटी ऑफ शॉक पे, कितना सीवियर है हमारा शॉक, उसके बेसिस पे कर रहे हैं। तो सबसे पहला होता है फर्स्ट या नॉन प्रोग्रेसिव। ये हमारे कॉम्पनसेटरी शॉक है, मतलब इसमें क्या है कि बॉडी खुद कॉम्पनसेशन के थ्रू इसको ठीक कर लेती है। जो सेकंड फेज़ है उसको हम देखें तो हमारी बॉडी कॉम्पनसेटरी फीडबैक से ठीक नहीं कर पाती है, और अगर हमने इसमें ट्रीटमेंट नहीं दिया तो क्या होगा, बॉडी एक पॉजिटिव विशियस साइकिल चलाने लगती है, जो कि पॉजिटिव विशियस साइकिल बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। और खुद ब खुद अगर हम उसको यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो वो ऑटोमेटिक इट विल रीच इनटू द थर्ड फेज, जिसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल शॉक या रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब हम फर्स्ट वाले शॉक की बात करें तो इसके कुछ फीचर, सबसे पहले तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पनसेटेड शॉक बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मॉडरेट रिडक्शन, मतलब जो कार्डियक आउटपुट है उसका ज़्यादा लॉस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कम हो रहा है। इसमें इसका एग्जाम्पल इनसाइड देखो, सबसे ज़्यादा जो खेल होता है, जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, वो हेमरेजिक शॉक से रिलेटेड पूछते हैं कि 10 to 15% वाला कौन से किस में आता है और 15 to 20% वाला किस में आता है। तो जो 10 to 15% वाला है हेमरेजिक शॉक, वो हमारा नॉन प्रोग्रेसिव में आता है या फर्स्ट वाले स्टेज में आता है, जिसमें क्या होता है, बॉडी अपने कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू खुद को ठीक कर लेगी। अबाउट 10% ब्लड लॉस जो है मे बी लॉस्ट विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट, मतलब अगर हमारी बॉडी में 10% का ब्लड का लॉस हो भी रहा है तब भी कुछ खास बॉडी पे फर्क पड़ेगा नहीं। अब सेकंड फेज आते हैं जिसको बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव स्टेज। अब प्रोग्रेसिव स्टेज में बॉडी क्या बोलती है कि हमारा 15 से 20% यहाँ पे ब्लड लॉस हो चुका है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है ये शॉक के प्रोग्रेशन को नहीं रोक पा रहे हैं, मतलब शॉक को आगे बढ़ने से नहीं रोक पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो हमारा पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अब खराब होना शुरू हो चुका है और एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप होने लगा है। इसलिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमको बोलते हैं कि यहाँ पे हमको थेरापेटिक इनोवेशंस, मतलब हमारा इसमें क्या है, इसमें हमको चाहिए मेडिसिन, इसमें हमको मेडिसिन देना पड़ेगा, वरना जो पॉजिटिव फीडबैक साइकिल है दैट विल अल्टीमेटली लीड कि वो थर्ड स्टेज में पहुंच जाएगा। और हमारा थर्ड स्टेज है पूरे के पूरे शॉक का, वो उसको हम इरिवर्सिबल शॉक बोलते हैं। इरिवर्सिबल मतलब हम रिवर्स करके नॉर्मल लाइफ में नहीं जा सकते। जितने भी थ्योरोपेटिक इनर्वेशंस थे, जितनी भी हम दवाइयाँ दे सकते थे दे दिया, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है। तो थ्योरोपेटिक इनर्वेशंस आर यूजुअली इनइफेक्टिव एंड इस केस में क्या हो जाता है, जो पेशेंट है वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे जो पेशेंट की डेथ होती है वो मेनली क्यों होती है, जितने भी हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स हैं, मतलब ATP, GTP, ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं ना, फॉस्फेट बॉन्ड्स जो होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, खासकर लिवर और हार्ट में। ठीक है, इसलिए ये हमारे हैं 3 स्टेजेस शॉक के। फर्स्ट नॉन प्रोग्रेसिव है जो कि कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म से ठीक हो जाता है। सेकंड प्रोग्रेसिव है जिसके लिए हमको प्रॉपर एक ट्रीटमेंट चाहिए, वरना विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। और थर्ड है हमारा रिफ्रैक्टरी पीरियड, जिसमें दवाइयाँ भी काम नहीं करती एंड दिस इज़ इरिवर्सिबल शॉक, मतलब यहाँ से इसके बाद कोई रिटर्न नहीं है, इसके बाद द पेशेंट विल अल्टीमेटली डाई। टीम को बोलती है कि अगर हम शॉक के सिम्टम्स देखें तो शॉक के सिम्टम्स में सबसे पहला क्या होता है, जो स्किन है वो कैसा हो जाता है, पेल हो जाता है, मतलब नॉर्मल कलर से डल होने लगता है, ठंडा रहता है। खासकर जो हमारा पहला हाइपोवॉल्मिक है उसको हम कोल्ड शॉक भी बोलते हैं, तो स्किन ठंडा हो जाता है, मॉइस्ट सा रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। इसके अलावा साइनोटिक टिंज, मतलब थोड़ा सा ब्लूइश डिस्कलरेशन होने लगता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एक्सट्रैक्शन क्या हो जा रहा है, वो भी कम हो जा रहा है, तो मतलब ऑक्सीजन जितना चाहिए हमको टिश्यू को वो नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा टैकीकार्डिया हो रहा है, मतलब इरेगुलर हार्ट बीट, वो भी जो हार्ट बीट है वो 100 से ज़्यादा। ठीक है, एंड इसके अलावा जो हमारा पल्स प्रेशर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट MCQ बनता है कि जो थिन और थ्रेडी पल्स है वो किसका, हाइपोवॉल्मिक शॉक का एक फीचर है। इसके अलावा रेट ऑफ रेस्पिरेशन, फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन, हमको रेस्पायर करने के लिए भी ना हमको बहुत सारा फोर्स वर्क करना पड़ेगा, तो रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, हमारा बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो साइनो आयोटिक कीमो डिस्चार्ज है वो बढ़ रहा है, मतलब केमिकल कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट रह रहे हैं ज़्यादा देर तक, तो क्या कीमो डिस्चार्ज हो रहा है, केमिकल डिस्चार्ज हो रहा है। केमिकल डिस्चार्ज के कारण क्या हो रहा है, हमारे जो सारे सेंटर्स हैं वो एक्टिव है, जिसके कारण हमारा रेट और फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन दोनों का दोनों बढ़ा हुआ है। इसके अलावा ऑलिगोयूरिया लिखा है, ऑलिगोयूरिया क्यों? क्योंकि रीनल कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण, रीनल की जो आर्टीरियल उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण ये मेनली हमको किस में दिखता है, हाइपोवॉल्मिक शॉक में। इसके अलावा रेस्टलेसनेस होगा बंदे को, क्यों? जो हमारा ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम मतलब नीचे का तीनों पोर्शन, मतलब मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन है ना, इसको अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो ब्रेन स्टेम है वो क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है या स्टिमुलेट हो रहा है। ठीक है, किसके थ्रू, कैटेकोलमिन से।
ठीक है। तो ब्रेन स्टेम अगर हमारा एक्टिवेट हो रहा है तो हमारा रेटिकुलर सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। रेटिकुलर सिस्टम अगर एक्टिवेट है तो हमारा क्या होता है, रेस्टलेसनेस, अलर्टनेस, अवेकफुलनेस। तो हमको यहाँ पे क्या लिख रहा है कि रेस्टलेसनेस हमको फील हो रहा है एंड एप्रीहेंशन फील हो रहा है ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम रेटिकुलर फॉर्मेशन बाय द कैटेकोलामाइंस। तो दिस आर द फीचर्स एंड द स्टेजेस ऑफ शॉक। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सीइंग द पॉजिटिव फीडबैक साइकिल एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द शॉक। और हमारे पास एक वीडियो और आएगा जिसमें हम जो शॉक है उसके शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म देखेंगे कॉम्पनसेशन के।